आज का वीडियो शुरुआत करता हूं मैं अपने ही पर्सनल पोर्टफोलियो से। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है कि मैं बताता हूँ, जब गिरावट हुई थी तो क्वांट म्यूचुअल फंड और एचएसबीसी का ही, मेरे ही पोर्टफोलियो के दोनों फंड से एग्जांपल लेते हैं। गिरावट के टाइम पे दोनों सेम गिरे थे, जो टॉप से गिरावट हुई थी। तो लेकिन जब रिकवरी की बात हुई तो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड स्टार परफॉर्मर रहा है मेरे पोर्टफोलियो में, एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। एचएसबीसी फंड ने जो गिरावट हुआ उसको तो रिकवरी की, अपने टॉप से 2.5% ऊपर चला गया। समझ रहे हो, जहां से गिरा था वहां तक पहुंच के उससे 2.5% लगभग ऊपर चला गया। एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड अभी भी जहां से गिरा था वहां से 2.5% नीचे ही है। तो समझ रहे हो, इस रिकवरी के फेज में जो डिफरेंस है एचएसबीसी स्मॉल कैप एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड के बीच, वो 5% का हो गया। बाकी एक्सिस, एसबीआई, निपॉन, ये सब भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा रह गया। एचएसबीसी स्मॉल कैप स्टार परफॉर्मर बना मेरे पोर्टफोलियो में इस रिकवरी फेज में, एंड क्वांट स्मॉल कैप वर्स्ट परफॉर्मर बना। क्वांट स्मॉल कैप बहुत ज्यादा ही लगार्ड हो चुका है, पोर्टफोलियो को नीचे खींच रहा है, मेरे भी पोर्टफोलियो को खींच रहा है नीचे। लेकिन यहाँ पे मैं अभी भी क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर वेट करूंगा। कब तक? 3 महीना और, 3 महीना गिन के, क्योंकि जो इसकी परफॉर्मेंस है अभी वो बहुत ही ज्यादा, मतलब जिस टाइम पीरियड में, मतलब जिस डे में दूसरे स्मॉल कैप फंड्स अच्छा खासा पॉजिटिव में रह रहे हैं, उस डे में भी क्वांट स्मॉल कैप फंड निगेटिव में रह जा रहे हैं। इसका रीजन हो सकता है इसके अंदर जो लार्ज कैप की बहुत ज्यादा होल्डिंग है वो हो सकता है, या जो भी रीजन हो। लेकिन क्योंकि जो क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से हमें अपडेट आया कि मिड नवंबर से ये फुल्ली मार्केट के अंदर में डिप्लॉयड हो रहे हैं और एग्रेसिव अब खेलेंगे, और उसके बाद काफी सारी इन्होंने हायरिंग भी की है। तो इसलिए एक पूरा क्वार्टर मार्च तक का मैं पर्सनली अपने पोर्टफोलियो के लिए दूंगा इस फंड हाउस को। अगर मतलब थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्मेंस होता हुआ मुझे दिखता है तो मैं इसके साथ कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मार्च के बाद मैं हट जाऊंगा क्वांट स्मॉल कैप फंड से, अगर इसी तरीके की डेड परफॉर्मेंस रही तो। ठीक है, मैं ना कोई फैन बॉय हूं, ना मुझे कोई कमीशन दे रहा है क्वांट म्यूचुअल फंड बात करने के लिए, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। बस अगर इस तरीके की डेड परफॉर्मेंस रहेगी, मेरा पर्सनल पैसा इन्वेस्टेड है, तो इस तरीके की अगर डेड परफॉर्मेंस होगी तो एक न एक दिन मुझे तो निकलना पड़ेगा, हर एक को एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मैं तो सबसे ज्यादा टाइम इनको दे रहा हूं, तो मेरी यही रीजनिंग है। क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डेड हो चुकी है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि क्वांट जैसा बढ़िया परफॉर्म करने वाला फंड हाउस का म्यूचुअल फंड अपने ही कैटेगरी के दूसरे फंड जहां 0.50 या 1% तक भी पॉजिटिव में जाते हैं, उस दिन भी वो निगेटिव में रह जाते हैं। तो ये तो बहुत ही बुरा और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक क्वार्टर पूरा मैं जनवरी, फरवरी, मार्च दे रहा हूं, उसके बाद भी अगर सुधार नहीं होता है स्कीम के अंदर, फंड हाउस के अंदर, देन एग्जिट करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाता। ये पर्सनल अपडेट है, मेरा पर्सनल थिंकिंग है। आप अपनी एनालिसिस थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन जरूर ले सकते हो, मैं कोई डिसीजन लेने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। दूसरा अपडेट हमारे पास आता है यूनियन म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो यूनियन म्यूचुअल फंड हाउस के स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, काफी सारे इनके जो इक्विटी फंड्स हैं, वहां पे जो मेन फंड मैनेजर है वो चेंज हो गए हैं। प्रतीक धर्मीश जी अब से यूनियन म्यूचुअल फंड के जो स्टार वाले, जो एक तरीके से कह सकते हो फंड्स होते हैं, क्योंकि स्टार परफॉर्मर फंड्स यही होते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। यही अच्छा अगर करते हैं तो फंड हाउस अच्छा करता है, और यही खराब करते हैं तो फंड हाउस खराब करता है। तो इनकी जिम्मेदारी प्रतीक धर्मेश जी को मिल चुकी है। तो अगर आप यूनियन म्यूचुअल फंड के स्कीम्स के अंदर, इक्विटी स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टेड हो, तो हो सकता है थोड़े समय तक आपका जो स्कीम है वो ज्यादा वॉलेटाइल रहे, क्योंकि फंड मैनेजर चेंज हुए हैं। मैंने ढूंढने की कोशिश की, बट ऑनलाइन बहुत ज्यादा मुझे प्रतीक धर्मेश जी के बारे में देखने को नहीं मिला। तो ये अपडेट है यूनियन म्यूचुअल फंड के बारे में। तीसरा अपडेट है एंजल वन के बारे में। तो फाइनली एंजल वन का पहला म्यूचुअल फंड हिट करने जा रहा है मार्केट को। कौन सा म्यूचुअल फंड? जैसे ग्रो ने अपने सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड स्कीम लाया था वो लाया था निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, वैसे ही एंजल वन भी अपना जो
पहला स्कीम लेके आ रही है वो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड ही लेके आ रही है। एंजल वन ने भी अपनी स्ट्रेटजी में पहले ही बताया था कि वो एक्टिवली नहीं जाएंगे, वो पैसिवली ही जाएंगे। तो यार जो फंड हाउस आ रहा है वो पैसिव 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 कर रहा है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, सब बस इंडेक्स को कॉपी करके बस पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए बहुत कम फंड हाउस है जो इन्वेस्टर के लिए काम कर रहे हैं, बाकी सब तो बस इंडेक्स फंड लॉन्च कर करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये अच्छी चीज नहीं है। टोटल मार्केट इंडेक्स फंड एंजल वन लेके आ रही है अपनी पहले स्कीम। टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में क्या क्या हो जाता है, लार्ज कैप हो जाता है, मिड कैप हो जाता है, स्मॉल कैप हो जाता है और माइक्रो कैप हो जाता है। तो ये चारों जो मार्केट कैप वाइज जो सेक्टर्स है, यूनिवर्स है, वो एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर में हो जाता है और मुझे ये सही नहीं लगता है। अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर है। और ना हमने पास्ट डेटा में देखा है कि इस इंडेक्स ने बहुत ज्यादा कुछ क्रेजी रिटर्न्स बना के दिए हैं। कहने के लिए एक इंडेक्स फंड है जिसके अंदर सब कुछ का खिचड़ी बना हुआ है और यही चीज है ये। वेंकी जी का सवाल है कि सेक्टोरल फंड साइक्लिकल होता है, हमें पता है, लेकिन अगर हम 10 साल 15 साल के लिए सेक्टोरल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, मान लो 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या हम 4-5 बुलिश साइकिल्स हमें नहीं मिलेगा? और इन बुलिश साइकिल्स को मिला के 10 सालों में इन 4-5 बुलिश साइकिल्स को मिला के बहुत तगड़े रिटर्न्स नहीं बन जाएंगे अगर हम वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त करें? तो ये तो सेक्टोरल फंड्स के साथ ना दिक्कत ही सबसे बड़ी यही है, साइकिल बहुत ज्यादा होते हैं, सिक्लिकल बहुत ज्यादा होते हैं, वॉलेटाइल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं प्रोवाइड कर पाते। जो एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी देते हैं उस एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं साइक्लिकल फंड। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे ही एक डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप फंड है और एक साइक्लिकल ये अपना सेक्टोरल फंड है, तो जो सेक्टोरल फंड है वो एक ही सेक्टर के साइकिल का फायदा उठा सकता है। क्लियर है? एक ही सेक्टर के साइकिल का फायदा उठा सकता है और एक ही सेक्टर में इन्वेस्टेड भी है, इसलिए वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है और रिटर्न भी उतना ज्यादा उसके अकॉर्डिंग नहीं बन पाता। लेकिन जो एक डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप फंड है वो सारे सेक्टर्स के साइकिल का फायदा उठा सकता है। क्लियर है? क्योंकि ज्यादा सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, इस कारण सेक्टोरल फंड से वॉलेटिलिटी भी कम है और ज्यादा सेक्टर्स का फायदा उठा सकता है, इस कारण रिटर्न भी ज्यादा है। क्लियर है? तो इसलिए जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जितना हम वॉलेटिलिटी झेलते हैं और जो पैसा बनाने के ज्यादा चांसेस हैं, वो एक डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड या लार्ज कैप फंड जो आपकी वॉलेटिलिटी झेलने की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर ज्यादा बेहतर है कंपेयर करते हैं अगर एक हम सेक्टोरल फंड से। तो इसलिए सेक्टोरल फंड आइडियल नहीं है ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वहां पे जितना रिस्क, जितनी वॉलेटिलिटी होती है उतना रिटर्न नहीं बन पाता लॉन्ग टर्म में भी। दूसरा इनका सवाल है, क्या हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये तो बढ़िया सेक्टर है, साइक्लिकल है या नहीं है, इसके बारे में बताइए, सब जानना चाहते हैं। तो देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर आपको अभी इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी उसने रिटर्न बना के दे दिया है, लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा सा पास्ट देखोगे तो कोविड के टाइम पे हेल्थ केयर सेक्टर ने अच्छा रिटर्न बना के दिया था, उसके बाद से अभी हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। मुझे याद है 2020 कोविड से जस्ट पहले, मतलब कोविड में जो हेल्थ केयर सेक्टर में रैली आई उससे जस्ट पहले अगर आप देखते तो 10-10 साल का रिटर्न से ये हेल्थ केयर वाले फंड्स का 10%, 8%, 9%, 11% ऐसे दिखता, क्योंकि चला ही नहीं था हेल्थ केयर वाला सेक्टोरल फंड्स। कोविड के टाइम पे जब बुरा हालात आया तो लोगों को लगा कि अब क्योंकि हेल्थ केयर वाला क्राइसिस है तो हेल्थ केयर वाले स्टॉक्स चलेंगे, तो इस कारण भर भर के हेल्थ केयर वाले स्टॉक्स में पैसा गया, तो इस कारण उस टाइम पे हेल्थ केयर वाले जो फंड्स है वो ऊपर चले गए, स्टॉक्स भी ऊपर चले गए। फिर उसके बाद कोविड का काम खत्म हुआ तो 2-3 साल तक ठंडे बस्ते में चले गए। फिर इधर जाके कोई भी रीजन हो, मुझे तो नहीं पता क्या रीजन है, शायद एक कुछ मंकी पॉक्स ये सब आया था या कुछ आई थी अभी भी बीमारी, शायद हो सकता है उस रीजन से हेल्थ केयर स्टॉक्स फिर से भागे। तो हर सेक्टर का वही हाल है, लॉन्ग टर्म में भी सेक्टोरल फंड कुछ एक सेक्टर्स है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, बहुत ज्यादा मतलब काइंड ऑफ डाइवर्सिफाइड फंड की तरह ही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो थीम है उसके अंदर कई सारे सेक्टोरल फंड्स आ जाते हैं, तो वो कुछ पिछले कई सालों से काफी बढ़िया पैसा बना के दे रहा है। दूसरा जो टेक सेक्टर है वो लंबे समय में काफी अच्छा पैसा उसने बना के दिया है, नहीं तो कोई सेक्टर देखने को नहीं मिलता है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के दिया हो, सब बस ऊपर नीचे रहते हैं। शॉर्ट टर्म में एक साल में 100% तक भी चले जाएंगे, लेकिन लंबे समय तक कोई नहीं टिक पाता है। तो यही मेरी टोटल
अपनी थिंकिंग है सेक्टोरल फंड के बारे में, और यही रीजन है कि मैं सेक्टोरल फंड को खुद भी अवॉइड करता हूं और दूसरों को भी अवॉइड करने को कहता हूं। तो ये सारे अपडेट्स एंड क्वेश्चन आंसर थे। आप अपने पोर्टफोलियो का हाल नीचे जरूर बताना कमेंट में कि आपका पोर्टफोलियो का स्टार परफॉर्मर फंड कौन है और वर्स्ट परफॉर्मर फंड भी कौन है, और कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो भी नीचे पूछ सकते हो, और किसी टॉपिक पे प्रॉपर जानकारी चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।